नमस्कार दोस्तों, बीते 100 साल में किसी प्रोडक्ट ने इंसान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो प्रोडक्ट है इंसान का ही बनाया हुआ प्लास्टिक। प्लास्टिक इंसान की दैनिक दिनचर्या में इतना घुल मिल चुका है कि इससे इंसान का दूर होना बहुत मुश्किल हो चला है। आप सोच कर देखिए, आपके सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक का जो पीरियड है, किसी न किसी रूप में प्लास्टिक आपके साथ ही उपस्थित है। चाहे वो ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, नहाने का बाल्टी हो, मग हो, या आपकी टंकी हो पानी की, या उससे आने वाला पानी हो, कहीं न कहीं प्लास्टिक उपस्थित ही है आपके साथ में। किचन में रखा हुआ सामान हो जो प्लास्टिक के डिब्बों में बंद है, आपकी डाइनिंग टेबल की प्लेट हो, या आपकी कार, बाइक, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, यहाँ तक कि 24 घंटे आपके साथ में रहने वाला मोबाइल हो, इसमें भी प्लास्टिक उपस्थित ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान के विकास में प्लास्टिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंसान को समुद्र से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक ले जाने में प्लास्टिक का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन प्लास्टिक की डार्क रियलिटी भी है। डार्क रियलिटी क्या है, इसको आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा। इस डार्क रियलिटी के कारण ही इस साल जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को, उसका थीम रखा गया प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, अर्थात इस पृथ्वी को प्लास्टिक से सुरक्षित रखना है। आखिर इस थीम को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है प्लास्टिक की डार्क रियलिटी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में। क्या है विश्व पृथ्वी दिवस का इतिहास, ये कब से मनाया जा रहा है, आइए समझते हैं इसको। बात है दोस्तों जनवरी 1969 की, स्थान कैलिफोर्निया, अमेरिका। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ तेल का रिसाव होता है समुद्र के तट पर। करीबन 80,000 से 1 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में और धरती पर फैल जाता है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत से समुद्री जीव और थली जीव मारे जाते हैं, जो वहाँ के पर्यावरणविद और शांति कार्यकर्ताओं के ध्यान को खींचते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे ही उस समय अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे थे, क्योंकि वियतनाम वार में उस समय अमेरिका उलझा हुआ था। यूनेस्को शांति वार्ता में 1969 को ही एक पीसफुल वर्कर जॉन मैकोनेल एक ऐसे ही संगठनात्मक रैली करने का प्रस्ताव देते हैं, और ये प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन, और अपने साथ कॉलेज के कुछ छात्रों को इकट्ठे करने का कार्य शुरू करते हैं, ताकि एक शांतिपूर्ण ढंग से पर्यावरण के प्रति एक संगठनात्मक आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा सके। गेराल्ड नेल्सन अपने साथ स्टूडेंट और कॉलेज के छात्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है डेनिस हेस से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और एक पर्यावरण प्रेमी भी थे। गेराल्ड नेल्सन अपने साथ और लोगों को जोड़ते हैं। उन्हीं में से एक थे एक अमेरिकी कॉपीराइटर जूलियन केनिंग और उनका सहयोगी रॉब कॉन। रॉब कॉन को इसके लिए एक झंडे का डिजाइन करने का काम दिया जाता है। एक पर्यावरणीय झंडा उनको डिजाइन करना था। रॉब कॉन एक झंडा डिजाइन करते हैं जिसमें ई और ओ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ई का अर्थ है एनवायरनमेंट और ओ का अर्थ है ऑर्गेनिज्म। इसमें सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी बनाई जाती है जो सेम अमेरिकी ध्वज के समान थी। जूलियन केनिंग को कार्यक्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है। जूलियन केनिंग ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको अर्थ डे नाम दिया, क्योंकि इसके लिए जो डेट फिक्स किया जाता है वो था 22 अप्रैल 1970। 22 अप्रैल का डेट इसलिए चुना जाता है उस समय, क्योंकि उस समय अमेरिकी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी हुआ करती थी, जिससे अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट और छात्र इस पर्यावरण सम्मेलन में भाग ले सकें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ सकें। तो फाइनली डेट फिक्स होता है 22 अप्रैल 1970। अब जूलियन केनिंग के दिमाग में आता है कि इसको क्या नाम दिया जाए, हमारे आज की जो मीटिंग होने वाली है उसको किस रूप में इसको हम मनाएंगे। तो 22 अप्रैल का दिन जूलियन केनिंग का जन्मदिन था।
तो उनके दिमाग में सहसा ख्याल आता है बर्थडे या अर्थ डे, क्यों ना आज के दिन को अर्थ डे नाम दिया जाए। और दोस्तों फाइनली यहीं से शुरुआत होती है विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की, और इसी दिन इसको नाम मिला अर्थ डे या पृथ्वी दिवस। आरंभ में 20 वर्षों तक सिर्फ अमेरिका में ही मनाया जाता रहा। जब 1970 में इसको मनाया गया 22 अप्रैल को, तो करीबन 20 मिलियन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि अमेरिका वियतनाम वार में उलझा हुआ था और उसका विरोध प्रदर्शन भी करना था। 1990 में चूंकि इस संगठन से शुरू से ही जुड़े हुए थे डेनिस हेस, तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लेकर आते हैं डेनिस हेस कि क्यों न इसको विश्व स्तर पर बनाया जाए, और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। और 1990 से इसको विश्व स्तर से मनाने की शुरुआत होती है, और यहीं से नींव पड़ती है विश्व पृथ्वी दिवस की, जिसमें 1990 में 141 देश इसमें भाग लेते हैं। 1999 में डेनिस हेस को उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए हीरो ऑफ प्लेनेट की उपाधि दी जाती है उनको। आज के डेट में करीबन 190 से अधिक देश विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 20,000 से अधिक संगठन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विश्व पृथ्वी दिवस से जुड़े हुए हैं। तो ये रहा दोस्तों एक संक्षिप्त सी जानकारी विश्व पृथ्वी दिवस पर। दोस्तों बात अब प्लास्टिक की डार्क रियलिटी की। द साइंस जर्नल के अनुसार प्रति वर्ष विश्व भर में 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है। यही हाल रहा तो 2040 तक 1.3 अरब टन प्लास्टिक कचरा पृथ्वी पर जमा हो जाएगा। दोस्तों जितना भी प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सभी प्रदूषणों से ज़्यादा खतरनाक है प्लास्टिक का प्रदूषण। क्योंकि प्लास्टिक का जो कचरा है उसको पूरी तरह से पृथ्वी में विलीन होने में करीबन 300 से 800 वर्षों तक का समय लगता है। यानी जो कचरा आज हम फैला रहे हैं वो आने वाले 800 वर्षों तक पृथ्वी इकोसिस्टम को प्रभावित करता रहेगा। प्लास्टिक की डार्क रियलिटी यही है कि इतनी आसानी से प्रकृति में विलीन नहीं होता, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है ये। भारत की बात करें तो IISC के अनुसार भारत प्रतिवर्ष 3.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है, जिनमें 30% का ही रिसाइकल हो पाता है, बाकी ज्यों का त्यों पड़ा ही रहता है। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि जब ये विघटित होता है तो इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में विघटित होता है, जिन्हें माइक्रो पार्टिकल्स कहा जाता है। माइक्रो पार्टिकल्स वो कण होते हैं जिनकी साइज 5 mm से कम की होती है, और ये आसानी से पृथ्वी में या इकोसिस्टम में या हमारे वातावरण में कहीं भी घुल मिल सकते हैं, चाहे मिट्टी में, हवा में या पानी में। जिस नदी के पानी को हम स्वच्छ समझते हैं उसमें भी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक मौजूद होता है। यहाँ तक कि जिस ज़मीन में हम खेती कर रहे हैं उसमें भी माइक्रो पार्टिकल्स मौजूद हैं। स्थिति इतनी भयावह है दोस्तों कि जो खेती के लिए हम प्लांट उगाते हैं उन प्लांट में माइक्रो पार्टिकल्स पहुँच जा रहे हैं उनके जड़ द्वारा अवशोषित होकर। कुछ आंकड़े आपको मैं और दूंगा जो और भी भयानक और डरावने वाले आंकड़े हैं। दोस्तों नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक रिपोर्ट को माने तो हर मनुष्य प्रतिवर्ष 50,000 माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक खा रहा है या पीने के माध्यम से उसके शरीर के अंदर जा रहा है। इसमें वो आंकड़ा जुड़ा हुआ नहीं है जिससे हम सांस ले रहे हैं, यानी हमारी सांस लेने में जो माइक्रो पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं वो आंकड़ा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम की रिपोर्ट को आधार माने तो उन्हें तो मानव ब्लड में भी माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं। IIT पटना के शोधकर्ताओं को बारिश के पानी में भी माइक्रो पार्टिकल्स मिले हैं, जिस बारिश के पानी को हम शुद्ध मानते हैं। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को यूरोप के बहुत से देशों की ज़मीनों में, खेती योग्य ज़मीनों में भी माइक्रो पार्टिकल्स मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रो पार्टिकल्स
सर्वत्र विद्यमान हो चुके हैं, चाहे वो बहती नदियाँ हो, चाहे पृथ्वी का ज़मीन हो जिसमें हम खेती करते हैं, चाहे हमारा वातावरण हो जिसको हम शुद्ध वायु समझकर हम सांस लेते हैं। इससे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक स्थिति और क्या हो सकती है दोस्तों। सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कोई अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कोई भी देश का सरकार कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी हम मनुष्य हैं, एक एक इंसान को अपना दायित्व तो निभाना होगा, क्योंकि पृथ्वी हम सबका घर है, हमारा ही घर नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का ये घर है। सभी के लिए हमको पृथ्वी को सुरक्षित रखना है ताकि सभी इसमें स्वच्छता से और निरोगी होकर रह सकें। दोस्तों, हम सबका कर्तव्य है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो प्रकृति में घुल मिल जाएं। हमें जल का संरक्षण करना है, ऊर्जा को बचाना है, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना है, पृथ्वी को हरा भरा बनाना है, पृथ्वी पर स्वच्छता बनाए रखना है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है या नहीं के बराबर करना है, या जिन प्लास्टिक या सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऐसे जगह में हमें रखना है ताकि प्रदूषण ना फैले उससे। हम जहाँ भी जाते हैं पिकनिक मनाने, घूमने, वहाँ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम मात्रा में हम प्लास्टिक का यूज़ करें, यदि करें भी तो उसको ऐसे स्थान पर उसका भंडारण करें जिससे प्रदूषण ना फैले। क्योंकि महात्मा गांधी का एक कथन है दोस्तों, पृथ्वी पर इतनी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपस्थित हैं जितने में मनुष्य आराम से अपना जीवन जी लेगा बगैर किसी आर्टिफिशियल वस्तु का इस्तेमाल किए। अंत में दोस्तों 2 लाइन मेरी ओर से। हम सब इस खूबसूरत धरा के रहवासी हैं। हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस धरा में रहेंगी और ये खूबसूरत धरा उनको अपने सीने से लगा कर रखेगी। हमारे जन्म से लेकर हमारी आखिरी सांस तक इस धरा ने हमको प्यार दिया। हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है कि इस वसुंधरा के लिए कुछ न कुछ हम कर सकें, इसके लिए कुछ करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको हम स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रह सकें। इससे ज़्यादा उपहार हम इस खूबसूरत धरती को और क्या दे सकते हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां कम से कम इस धरती पर अच्छे से रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जल प्रदूषण या जल संरक्षण को लेकर मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे चैनल का एक वीडियो वाटर क्राइसिस। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें जल प्रबंधन के बारे में उचित जानकारी दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।